अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल बायोलॉजी के बारे में। ये टॉपिक एमडी कैट के लिहाज से, नम्स के लिहाज से और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज वाली वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक हम लोगों ने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आएँ और उसके बाद सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू देखें। तो स्टूडेंट बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 1 है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इज। तो स्टूडेंट हमारे पास सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली से क्या मुराद है? ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास अपना डीएनए हो और अपने प्रोटीन्स हों, ऐसी ऑर्गेनेली क्या कहलाती है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाती है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि किसके पास अपना डीएनए और प्रोटीन है। अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, जिसके ज़रिए से प्रोटीन बन सकती है। लेकिन स्मूथ के पास प्रोटीन यानी राइबोसोम्स नहीं होते। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है और उसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम पड़े हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर स्कैटर्ड राइबोसोम पड़े हैं। तो ये राइबोसोम क्या बनाते हैं? ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए भी है और जिसके अंदर राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इसके अंदर हमारे पास कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट है। जबकि परऑक्सीसोम और गोल्जी बॉडी जो हैं ये हमारे पास, इनके पास डीएनए और प्रोटीन नहीं होते। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती। तो स्टूडेंट अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो सेल वॉल है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल जो है वो मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये तीनों ऑर्गेनेलीज तो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं। जबकि फ्लैजिला एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल के अंदर नहीं पाई जाती। सवाल क्या था कि कौन सी ऑर्गेनेली प्लांट सेल के अंदर नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर क्या है? फ्लैजिला है, जो कि एनिमल सेल के अंदर पाई जाएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोटिक सेल। आर ई आर का फंक्शन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? ओके स्टूडेंट, तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग और सिक्रीशन हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करवाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है और यहाँ से हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो हैं वो यहाँ से बड ऑफ हो रहे हैं और गोल्जी अपरेटस के पास जो है वो जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, कि प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन लिपिड्स की, तो मेम्ब्रेन लिपिड्स की जो सिंथेसिस है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की, तो कौन करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? राइबोसोम्स करते हैं। इसी तरह जो राइबोसोम की सिंथेसिस है ये कहाँ पे होती है? ये हमारे पास असेंबल्ड होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं इनटू द न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास राइबोसोम असेंबल होते हैं और सिंथेसाइज होते हैं। इसी तरह प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं और जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इनटू ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली हैज़ सिम्बायोटिक ओरिजिन विद बैक्टीरिया, कि कौन सा ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली जिसका सिम्बायोटिक ओरिजिन है बैक्टीरिया के साथ, यानी कि बैक्टीरिया ने उसे इनगल्फ किया और वो बाद में जाके हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली बन गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कि हमारे पास पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल था। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल देख सकते हैं जो कि एंसेस्ट्रल होस्ट सेल है, और उससे मॉडर्न होस्ट सेल का जो सफ़र है वो कैसे तय होता है कि हमारे पास दो ऑर्गेनेलीज थी डिफरेंट, वो क्या हुई? वो इनगल्फ हुई। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, ये इनगल्फ हुए, और इनगल्फ करने के बाद आजकल जो मॉडर्न होस्ट सेल्स हैं बाद उनके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बन गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज़ द थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनेलीज, कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का सिम्बायोटिक ओरिजिन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में है या नहीं। तो पहला ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऑर्गेनेलीज ऐसे थे जिनका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन था, जबकि लाइसोसोम और गोल्जी अपरेटस जो है उसका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन नहीं है।
तो इसका आंसर क्या है? बीटा। अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो भी इसका आंसर करेक्ट हो सकता था। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो देगा। तो इस तरह इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो पहला ऑप्शन है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बिगर देन यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बीटा ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स केम बिफोर यूकैरियोटिक सेल। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो सही है कि प्रोकैरियोटिक, प्रो लफ्ज़ से भी पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये पहले ऑर्गेनिज्म जो थे, पुराने ऑर्गेनिज्म थे, और यूकैरियोटिक हमारे पास जो है ये न्यू ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास पहले आए हैं देन यूकैरियोटिक। चार्ली ऑप्शन देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। डेल्टा ऑप्शन की यूकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट ये भी हमारे पास गलत है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पास सिंपल होते हैं, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म हैं। तो इस लिहाज से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी? बीटा, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स केम बिफोर यूकैरियोटिक सेल्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली लैक राइबोसोम। कि कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर राइबोसोम नहीं होते? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ राइबोसोम्स जो हैं वो स्कैटर्ड हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इसलिए हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अपनी राइबोसोम्स होती हैं और वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, अपना डीएनए भी इसका होता है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमारे पास क्या है? अपने राइबोसोम मौजूद हैं, इसका अपना डीएनए भी होता है और इसकी अपनी प्रोटीन्स भी होती हैं। इसी तरह आप न्यूक्लियस की डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स और उसके साथ हमारे पास राइबोसोम्स जो हैं ये स्कैटर्ड पड़े हुए हैं। इन तीनों ऑर्गेनेलीज के पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जबकि गोल्जी अपरेटस के पास अपने राइबोसोम नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चार्ली, गोल्जी अपरेटस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं? ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये आप माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप लोगों ने याद रखना है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बाद में फोल्ड होकर क्रिस्टा बनाती है। इसके अंदर आप यहाँ पे प्रोटीन देख सकते हैं, ये जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या पड़ी हुई हैं? प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं और एंजाइम पड़े हुए हैं। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, माइलिन शीट की बात करते हैं, इसमें हमारे पास लिपिड्स का कंटेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट की, आरबीसीज की, इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन उसने सवाल में क्या पूछा है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद लिपिड एंड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड आर ओरिएंटेड। कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह ओरिएंटेड होते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स द कोवेलेंटली शुगर कोटेड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि ये हमारे पास आउटसाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उससे ये क्या है? अवे ओरिएंटेड हैं। इनकी जो ओरिएंटेशन है वो बाहर की तरफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ है। कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन्स एंड शुगर आर्टिकुलेट विद कंपोनेंट्स ऑफ ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? इन पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये इनका मेन रोल है। तो इनकी ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास क्या होगा? बीटा, के टुवर्ड द आउटसाइड जो है वो ओरिएंटेड होते हैं, बाहर की तरफ ये मौजूद होते हैं हमारे पास। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन के अंदर ये अहम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो रिकॉग्निशन होती है, सेल की पहचान होती है, वो भी ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए से ही होती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हैज अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सी ऑर्गेनेली है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस कनेक्शन है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो स्टूडेंट हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनते हैं। ये जो राइबोसोम बनते हैं ये बाद में ट्रांसपोर्ट किस में हो जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इस वजह से होता है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा राइबोसोम पड़े होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो भी प्रोटीन बनती है वो हमारे पास बाहर जो है वो मूव करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही आती है।
तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये कॉन्टिन्यूस होती है, डायरेक्ट कनेक्शन के साथ होती है, किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स टेक प्लेस थ्रू ऑर्गेनेली इन ऑर्डर, कि हमारे पास सिक्रीटरी प्रोटीन्स किस ऑर्डर के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है इसके सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ सबसे पहले क्या चीज़ मौजूद होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मौजूद होता है न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ आप देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे हमारे पास जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन, और फिर पैकेजिंग के लिए हमारे पास जो है गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा, और उसके बाद गोल्जी अपरेटस जो है वो सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है वो रिलीज़ करेगा। तो इस लिहाज से हमारे पास ऑप्शन करेक्ट क्या है? अल्फा, कि न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले किसके पास जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ से एसईआर, और एसईआर के बाद डायरेक्ट जाता है गोल्जी अपरेटस के पास। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स इन, कि प्रोटीन की जो ग्लाइकोसाइलेशन है यानी कि जो शुगर एडिशन होती है प्रोटीन के साथ, ये कहाँ पे हो रही होती है? तो स्टूडेंट याद रखना है कि दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है। एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है ल्यूमिन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइलेशन करवाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर हमारे पास जो है प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे पास क्या कर रही हैं? प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन कर रही हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? बीटा, ल्यूमिन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कि कौन से स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि परफॉर्म करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन डैट इज परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? ये हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन जो है ये कर रहा होता है, और जिस प्रोसेस के ज़रिए से कर रहा होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीमियोस्मोसिस के ज़रिए से हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन कर रहा होता है। अब वो जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास कहाँ पे पड़े होते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एंजाइम्स, कि आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कोई एंजाइम नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है, आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये सारे के सारे वाया कीमियोस्मोसिस बाय पासिंग द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये हमारे पास जो है पड़े होते हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि आइडेंटिफाई नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली फ्रॉम द फॉलोइंग, कैसा ऑर्गेनेली जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये बड़ा आसान सा एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बीटा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन या एट। हाइड्रोफोबिक पोर्शन, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास पोर्शन होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक पोर्शन कहते हैं, और एक हमारे पास होता है जो हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ये जो आपको टेल्स नजर आ रही हैं ये हमारे पास क्या है? ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इनवर्ड मौजूद हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिपिड का स्ट्रक्चर है बाइलेयर, इसमें ये इनवर्ड मौजूद हैं इनकी ओरिएंटेशन। जबकि हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है दिस वन, जो इनके हेड हैं, ये हमारे पास आउटसाइड जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है वो प्रेजेंट है टुवर्ड द इनर कोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि इनकी ओरिएंटेशन इनसाइड है। तो स्टूडेंट ये भी आपने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोफोबिक पोर्शन पूछा गया है या हाइड्रोफिलिक पोर्शन। अगर हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा तो ये हमारे पास टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बाहर की तरफ होगा, लेकिन अगर हमारे पास टेल पूछेंगे तो ये हमारे पास इनवर्ड मौजूद होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब होता है बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसकी डायग्राम आप लोगों के सामने यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड, सबसे पहला ऑप्शन है मोनोलेयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लिपिड की बाई लेयर होती है। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि चार्ली के अंदर ट्राइग्लिसराइड बाई लेयर है और डेल्टा के अंदर ट्राइग्लिसराइड मोनोलेयर है। तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर होता है विद एम्बेडेड प्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटेग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं ये एम्बेडेड होती हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? बीटा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि न्यूक्लियोलस इज विजिबल इन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरफेस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहा होगा। ये न्यूक्लियोलस आपको नज़र आ रहा है इंटरफेस में। बाद में क्या होता है कि प्रोफेज, मेटाफेज या कोई भी माइटोटिक फेज के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है क्रोमैटिक कंडेंसेशन की वजह से, यानी कि हमारे पास क्रोमैटिक कंडेंसेशन की वजह से हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरफेस के अलावा कहीं पे भी न्यूक्लियोलस नज़र नहीं आता। तो इस वजह से न्यूक्लियोलस कब विजिबल होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियोलस विजिबल है इंटरफेस में, बाकियों में क्या होता है क्रोमैटिक की कंडेंसेशन हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाते हैं और आपको न्यूक्लियोलस जो है वो नज़र नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? अल्फा, इंटरफेस। आप चलते हैं 17 की तरफ। 40S इज स्मॉल राइबोसोमल यूनिट ऑफ। स्टूडेंट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो राइबोसोम का सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट, वो होता है 30S का। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो होता है 40S का। तो इस सवाल के अंदर उसने इनडायरेक्टली पूछा ये है 40S जो है यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है? तो स्टूडेंट जो ई कोलाई है ये हमारे पास बैक्टीरिया है, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सी बोटुलिनम ये भी हमारे पास जो है बैक्टीरिया है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रेपोनीमा पैलिडम है ये भी हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जबकि यीस्ट हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारे पास क्या है? चार्ली, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? यीस्ट है और उसका स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट क्या होगा? 40S का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है चार्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप। कौन सी ऑर्गेनेली हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप से देखी जाती है? तो स्टूडेंट हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके लार्ज साइज़ की वजह से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड़ा साइज होता है और ये हमारे पास हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हम हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन माइक्रोफिलामेंट्स एक्सेप्ट, कि हमारे पास माइक्रोफिलामेंट में कौन सी प्रोटीन मौजूद नहीं होती? तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है कि माइक्रोफिलामेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास है एक्टिन, दूसरे नंबर पे हमारे पास है मायोसिन। एक्टिन हमारे पास जो होती है वो थिन होती है, जो मायोसिन है वो थिक होती है, और इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रोपोमायोसिन। तो ये 3 हमारे पास मेन स्ट्रक्चर हैं जो कि क्या बना रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट बना रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, तो ट्यूबलिन प्रोटीन जो है ये हमारे पास मौजूद नहीं होती माइक्रोफिलामेंट के अंदर। ट्यूबलिन प्रोटीन कहाँ पे होती है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है, जिन्होंने बाद में सेंट्रियोल्स वगैरह बनाने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होती? ऑप्शन देख लेते हैं। राइबोसोम्स ये हमारे पास प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। पेरोक्सीसोम ये भी हमारे पास मौजूद होते हैं प्लांट सेल के अंदर। ग्लाइऑक्सीसोम भी मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर मौजूद होंगे, ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में मेन फ़र्क क्या होता है? तो स्टूडेंट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। स्टूडेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, तो नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। और इसी तरह इसके पास हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक होंगे ऑर्गेनिज्म इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नहीं होगा, तो नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसलिए हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव इंटरनल मेम्ब्रेन्स, इनके पास कोई इंटरनल मेम्ब्रेन यानी कि इंटरनल जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। जबकि बाकी ऑप्शन देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट्स की सेल डिवीजन होती है। प्रोकैरियोट्स हैव नो डीएनए, इनके पास अपना डीएनए होगा। प्रोकैरियोट्स हैव नो साइटोसोल, इनका साइटोसोल भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? चार्ली। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव इंटरनल मेम्ब्रेन्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जनरली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन कॉमन। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से फीचर जो हैं वो कॉमन होते हैं?
तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास अगर हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, तो स्टूडेंट ये हमारे पास ऑप्शन गलत है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगा। राइबोसोम्स, तो स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर है हमारे पास कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा या यूकैरियोटिक। तो स्टूडेंट अगर बीटा ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं ये दोनों के अंदर कॉमन होते हैं, चाहे हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास सेलुलोजिक सेल वॉल और इसी तरह लीनियर क्रोमोसोम्स ये दोनों के दोनों किस में मौजूद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं होते। इस तरह हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, बीटा, राइबोसोम्स जो हैं वो कॉमन होंगे दोनों के अंदर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड को बनाना, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। जबकि जो RER का मेन काम है वो हमारे पास उसके अंदर क्या पड़े होते हैं, राइबोसोम पड़े होते हैं, और वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, राइबोसोम्स, और यहाँ पे प्रोटीन बन रहे होते हैं। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं कि प्लाज्मा सेल्स हैव RER ओनली, तो प्लाज्मा सेल के अंदर हमारे पास RER होता है सिर्फ, RBCs लैक बोथ RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये करेक्ट आंसर है। RBC के अंदर कोई मशीनरी नहीं होती RER और SER। चार्ली ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि RER इज़ मोर देन SER इन एडिपोज टिश्यू, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इनकरेक्ट आंसर है, और यही हमने फाइंड करना था कि जो एडिपोज टिश्यू है इसके अंदर क्या पड़े होते हैं, फैट पड़े होते हैं, इसके अंदर क्या पड़े होते हैं, फैट स्टोर होते हैं, यानी कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर हमारे पास किसको ज़्यादा होना चाहिए, SER को ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि RER जो है वो फैट के अंदर ज़्यादा होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डेल्टा की तरफ देखते हैं तो हिपैटोसाइट है बोथ RER एंड SER, तो जो हमारे पास लीवर के सेल्स हैं उनके अंदर दोनों होते हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि RER ज़्यादा होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, हालांकि एडिपोज टिश्यू के अंदर SER ज़्यादा होता है क्योंकि उसने लिपिड की मेटाबॉलिज्म करनी होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन DNA एक्सेप्ट, तो स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट का अपना DNA होता है, न्यूक्लियस का भी अपना DNA है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना DNA है, जबकि राइबोसोम्स जो हमारे पास हैं इसका अपना DNA मौजूद नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, अल्फा है, कि राइबोसोम डू नॉट हैव इट्स ओन DNA। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, कि इनमें से कौन सा एनिमल सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा काम एनिमल सेल मेम्ब्रेन नहीं करती। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं कि प्रोवाइड द मैकेनिकल शेप, ये हमारे पास इसका मेन काम है सेल मेम्ब्रेन का कि शेप प्रोवाइड करना। मेंटेन द सेलुलर होम्योस्टैसिस, हमारे पास बैलेंस रखती है कि कौन सी चीज़ जो है वो अंदर आ रही है और कौन सी वेस्ट मटेरियल जो है बाहर जा रहा है, ये भी काम है। रेगुलेट द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मेन काम है सेल मेम्ब्रेन का। और डेल्टा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ ATP, तो स्टूडेंट हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये ATP को सिंथेसाइज नहीं करती, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, डेल्टा है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के हाई यील्डिंग MCQs डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम MCQ की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।